नमस्कार, मैं सजन पाल मील एक बार फिर से हाजिर हूं मनिंद्र साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास के साथ। देखो, कल का जो हमारा टॉपिक था वो था संसद। तो अभी तक वो टॉपिक है खत्म नहीं हुआ। कल हमने बारीकी से उसका अध्ययन नहीं किया। कल हमने मोटा मोटा अध्ययन किया था उसका, जो नॉर्मल बातें थी उनके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन जो संसद है उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो, संसद के बारे में भी विस्तार से देखेंगे, लोकसभा का गठन भी विस्तार से देखेंगे और राज्यसभा का भी। तो सबसे पहले लोकसभा का हम गठन है संसद का जो गठन है वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले आती है योग्यता। किसकी? संसद का सदस्य बनने की योग्यता क्या है? कल भी आपको हालांकि मैंने बता दी थी, लेकिन एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं कि अगर संसद का सदस्य अपने को बनना है, संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो देखो, लगभग कोई भी हमारे को चुनाव लड़ना होता है ना, हमारे देश में जितने भी चुनाव होते हैं लगभग उनमें 3 योग्यताएं तो एक जैसी पाई जाती हैं। वो कौन सी? कि भारत का क्या होना चाहिए? वो नागरिक होना चाहिए। कोई भी चुनाव लड़ने वाला है, उसी प्रकार संसद का अगर सदस्य बनना है ना, तो सबसे पहली योग्यता यही है कि भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता यह है कि वह लाभ के पद पर न हो, यानी कि कोई सरकारी जो नौकरी है वो न कर रहा हो। अगर ऐसा है तो वो नौकरी का पहले त्याग करे, फिर संसद का सदस्य बन सकता है। और तीसरा जो अहम जो योग्यता वो है कि पागल और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। अब चौथी जो योग्यता है उसमें देखो, संसद की पूछ रहे हैं ना, तो संसद में तो 2 सदन है, तो दोनों की अलग अलग अपने को बतानी है कि अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो उम्र होनी चाहिए कितनी? 25 वर्ष। 25 वर्ष अगर लोकसभा का सदस्य बनना है। और अगर राज्यसभा का आप सदस्य बनना चाहते हो तो उसके लिए उम्र है 30 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष फालतू, 5 वर्ष ज्यादा होनी चाहिए लोकसभा वाले से। ठीक है, हर चुनाव के लिए देखो ये उम्र है अलग अलग है। जैसे विधानसभा के चुनाव में भी ये जो उम्र है वो 25 वर्ष है, लोकसभा में भी 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष, और अगर अपने को राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए हमारी। तो देखो, ये सभी योग्यताएं हैं। उसके बाद में शपथ क्या होती है? देखो, शपथ नाम सुना होगा, शपथ, जिसको अपनी भाषा में अपना कसम भी बोल देते हैं। ठीक है ना, कसम या शपथ। तो संसद का कोई भी सदस्य है, ठीक है, जो संसद सदस्य बन गया है, कोई भी प्रतिनिधि है जो चुनाव जीत गया है और वो संसद में सदस्य बन गया है, तो संसद में उसको अपना पद ग्रहण करने से पूर्व एक कसम खानी पड़ती है या शपथ लेनी पड़ती है। वो शपथ है वो राष्ट्रपति के सम्मुख लेता है। किसके सम्मुख लेता है? राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेता है। ठीक है, पद और गोपनीयता की शपथ होती है वो। पद और गोपनीयता का मतलब होता है कि उस पद पे मैं रहते हुए, मैं फलाना, मेरा नाम ये है, मैं इस पद की गोपनीयता को बनाए रखूंगा, यानी कि कोई भी जो गुप्त बातें होंगी वो बाहर लीक नहीं करूंगा और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। इस प्रकार की शपथ लेनी होती है। हालांकि वो शपथ ही होती है, बाद में सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये शपथ होती है। देखो, शपथ क्या लेता है वो? कि गोपनीयता रखूंगा एक तो, और एक अपने पद का दुरुपयोग नहीं करूंगा। और वो शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, फिर है संसद के सत्र। सत्र क्या होता है? देखो, सत्र अपने जो सांसद है ना, ये जो अपने चुनकर भेजते हैं, जो हमारे नेता वगैरह है लोकसभा में, हम चुनकर भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं? ताकि हमारी मांगों को उठाकर क्या है ये वहां ले जाएं, हमारी मांगों को वहां रखें। क्योंकि देखो, हमारा देश है ना, वो बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब उदाहरण है यहाँ पर। 2 प्रकार के प्रजातंत्र होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। जैसे स्विट्जरलैंड है, वहां पर जो लोग हैं वो खुद ही मतलब संसद में अपनी मांग, अपनी बातें रख देते हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या क्या है? कम।
और हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष रूप में है, यानी कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सभी लोग संसद में नहीं जा सकते अपनी मांगे लेके, तो हम अपने में से एक अपना जो नेता उसको चुनकर भेज देते हैं, जिसको बोलते हैं सांसद। तो वो सांसद क्या करता है, हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो कठिनाई है उसको संसद के सम्मुख रखता है, संसद में रखता है। और वो कब, जब संसद के सत्र चलते हैं, ठीक है, समझ गए ना। संसद के सत्र यानी कि संसद की बैठकें होती है, जब सारे नेता हैं वो संसद में आके और बातचीत या बहस करते हैं। वहां पर बहस का सबसे बड़ा मंच है ये हमारी संसद, ठीक है ना। यहाँ पर वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप, इस प्रकार की मतलब चीजें होती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं। तो ये संसद के जो सत्र होते हैं, ऐसा नहीं है कि रोज ही होते हैं, साल भर ये संसद में सत्र होते रहते हैं। संसद मुख्यतः रूप में 3 बार चलती है वर्ष में। कितने सत्र होते हैं संसद के? 3। हमारे जो नेता है ना चुने हुए, वो संसद में कितनी बार जाकर मतलब सत्र आयोजित होता है इनका? 3 बार। तो वो 3 बार कब कब है? तो देखो आपको आगे लिखा हुआ भी मिल जाएगा। इससे पहले ये है कि जो संसद का सत्र है वो बुलाता कौन है? संसद का सत्र बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और सत्रावसान भी उसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो सत्र है इसको बुलाया भी राष्ट्रपति के द्वारा जाता है और इसको स्थगित भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 85 के अनुसार। कौन से अनुच्छेद के अनुसार है? 85 अनुच्छेद याद रखना बहुत जरूरी है, कंपटीशन में भी आता है। अब मैंने आपको बताया है कि हमारी संसद है, इसके 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3। ध्यान रखना। सबसे पहला होता है बजट सत्र, ठीक है ना, जो होता है फरवरी से मई में गया, ठीक है, फरवरी से मई में होता है। इसमें क्या है? आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है, बजट पेश किया जाता है, यानी कि आगे आने वाले वित्त वर्ष में, आगे आने वाले वर्ष में कौन से क्षेत्र में सरकार है वो कितना इन्वेस्ट करेगी, शिक्षा के क्षेत्र में कितना पैसा लगेगा, महिला उत्थान के क्षेत्र में कितना लगेगा, सेना के क्षेत्र में कितना लगेगा, नौकरियां कितनी दी जाएगी, इस प्रकार का जो लेखा जोखा उसको बोलते हैं बजट। और वो बजट है कौन से सत्र में? बजट सत्र में रखा जाता है संसद में, फरवरी से मई। तो पहला सत्र कौन सा हो गया? याद रखना, बजट सत्र। 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संसद के कितने सत्र होते हैं, संसद के सत्रों को समझाइए। तो 3 सत्र होते हैं, जिनमें पहला हो गया बजट सत्र। और ये बजट सत्र है कब से कब तक होता है? फरवरी से मई के बीच में होता है। दूसरा है मानसून सत्र। नाम से ही देखो प्रतीत हो गया है, मानसून कब होता है? हमारे बारिश होती है, ये मानसून में होती है, ठीक है ना। अभी देखो बारिश होने वाली है, तो देखो अभी नहीं होने वाली, मतलब थोड़े दिन में होगी। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, ठीक है ना। जब आपकी स्कूल दोबारा लग जाती है, आपके स्कूल का सत्र शुरू हो जाता है, उसी समय हमारा जो मानसून सत्र है वो चलता है। तो दूसरा सत्र कौन सा हो गया? मानसून सत्र, जो चलता है जुलाई से सितंबर तक, कभी भी हो सकता है। ये जुलाई से सितंबर के मध्य कभी भी हो सकता है, इतने दिन चलता नहीं, हो सकता है इस अवधि के मध्य कभी भी। तो 2 सत्र हो गए। तीसरा सत्र है शीतकालीन सत्र। नाम से ही प्रतीत होता है शीतकालीन, यानी कि सर्दियों में। शीतकाल क्या होता है? सर्दियां। तो शीतकालीन सत्र है वो सर्दियों में होगा। महीना कौन सा होगा? नवंबर से दिसंबर, ठीक है। तो संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। वो कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इसमें जो हमारे प्रतिनिधि है ना, वो हमारी समस्याएं वो संसद के सम्मुख रखते हैं या देश के लिए कुछ कानून बनाते हैं। ये बात होगी सत्र की। अब देखो कोई सत्र नहीं चल रहा, ठीक है, और हो सकता है कि आगे जो अभी देखो कौन सा सत्र आएगा? मानसूनी सत्र आएगा। लेकिन जो कोरोना की महामारी इसी प्रकार चलती रही तो पता नहीं सत्र होगा नहीं होगा, उसका कुछ पता नहीं। तो कई बार क्या होता है, जब संसद का सत्र नहीं चलता ना, और कोई कानून बनाने की मतलब जरूरत पड़ जाए, भाई कानून बनाना है लेकिन कोई सत्र चल रहा ही नहीं है, तो उस समय कानून कैसे बनता है? उस समय राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, उसी को कानून माना जाता है। और जब संसद चलती है तो उस अध्यादेश को कानून के रूप में बदल दिया जाता है। कई बार छोटा प्रश्न आता है, अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। और अधिवेशन भी कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अब दूसरी जो मेन बात इसमें देखने वाली है, 3 सत्र होते हैं ना,
इनमें ये नियम है, ये कानून है कि किसी भी एक सत्र हो गया उसके बाद में दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा समय नहीं गुजरना चाहिए। जैसा है पहला सत्र है फरवरी में हो गया तो उसके बाद में अगला जो सत्र है वो आगे आने वाले 6 महीने से पहले पहले हो जाना चाहिए। किसी भी सत्र के बीच में जो अवधि है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 6 महीने से ज्यादा टाइम निकलना नहीं चाहिए। ये एक नियम है संसद के सत्र के लिए। अगला है गणपूर्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरम। नाम तो हिंदी वाले बढ़िया रहते हैं, देखो गणपूर्ति कितना बढ़िया नाम है, ये कोरम कोरोना से मिलता जुलता है ना, अच्छा ही नहीं लग रहा। तो देखो गणपूर्ति क्या चीज है, ये गणपूर्ति। कई बार प्रश्न आ जाता है कोरम को समझाइए, या कोरम क्या है या गणपूर्ति क्या है। गणपूर्ति आपको मैं बता देता हूं कि संसद की जो ये सत्र मैंने अभी बताए थे ना, सत्र संसद की कार्रवाई चलती है उसके भी एक नियम है। जो टोटल सदस्य संख्या होती है ना संसद में, उसका 10वां भाग अगर संसद में मौजूद है तभी क्या होगा, संसद की कार्रवाई होगी, अन्यथा नहीं होगी। एक उदाहरण दे देता हूं, मान लो ये संसद है, वैसे तो संसद की सदस्य संख्या है वो 545 है, लेकिन एक बात मान लो कि ये संसद है और इसकी संख्या कितनी है, 100 है। तो 100 का 10वां भाग कितना होता है, 10, यानी कि कम से कम 10 सदस्य मौजूद होंगे जब भी कार्रवाई चलेगी, 10वां भाग या 10%। इसी प्रकार हमारी जो संसद है ना, उसमें देखो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, टोटल 545, तो उनका 10वां भाग होता है 55। कितना होता है, 55। ये देखो 55 सदस्य अगर मौजूद होंगे तभी क्या चलेगी, संसद की जो कार्यवाही है वो चलेगी, संसद सत्र चलेगा। अगर 55 से एक भी कम हो गया, 54 भी हो गए ना, तो संसद है वो अगले दिन के लिए क्या कर दी जाती है, बर्खास्त कर दी जाती है, अगली बैठक के लिए बर्खास्त कर दी जाती है। और इसी प्रकार हमारी राज्यसभा का जो हमारी राज्यसभा की सदस्य संख्या है वो टोटल कितनी है, 245। तो 245 का जो 10वां भाग है वो कितना होता है, 25। यानी कि राज्यसभा में अगर 25 सदस्य मौजूद होंगे तो राज्यसभा की कार्यवाही चलेगी। कोरम का या गणपूर्ति का सीधा सा अर्थ क्या होता है, कोरम या गणपूर्ति का सीधा अर्थ है 10वां भाग, यानी कि टोटल सदस्य संख्या उसकी 10वां। जैसे आपकी क्लास में अगर आप 10 बच्चे हो तो उसका 10वां भाग होता है 1, या 100 बच्चे हो तो उसका भाग होता है 10वां 10। जैसे मैं कह दूं कि कोरम लगाएंगे हम क्लास में या गणपूर्ति होगी तो ही पढ़ाएंगे, यानी कि 10वां हिस्सा होगा, तो यानी कि 100 में से अगर 10 मौजूद होंगे तो। हालांकि स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, संसद में होता है। स्कूल में तो एक भी बच्चा आता है तो भी उसको पढ़ाना पड़ता है। अब देखो आगे है कोरम, समझ गए होंगे, कुल सदस्यों का 10वां भाग। फिर है संसद में भाषा। अब देखो संसद में भाषा कौन सी काम में ली जाती है, हिंदी या इंग्लिश। कौन सी भाषा, हिंदी या अंग्रेजी। और इसके अलावा स्थानीय भाषा भी ले सकते हैं, अपने मातृभाषा उसका उपयोग भी कर सकते हैं। मारवाड़ी का यूज भी कर सकता हूं मैं, कोई पंजाब से तो पंजाबी का यूज कर सकता है, ठीक है ना। दक्षिण भारत से तमिल भाषा का भी उपयोग कर सकते हैं। क्यों, इसके पीछे एक कारण है, रीजन है। वैसे तो वरना इसकी भाषा होती है हिंदी और अंग्रेजी। क्योंकि देखो हमारे सांसद जो बनते हैं ना, इनके लिए और तो सारी योग्यता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई योग्यता नहीं है कि कम से कम इतना वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब हमारे संविधान बना था तो अधिकतर जो जनसंख्या है ना वो क्या थी, निरक्षर थी, ठीक है ना। तो उस समय ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया गया कि हमारे जो नेता है वो कम से कम इतने पढ़े लिखे होने चाहिए। हमारे देश का देखो वैसे तो दुर्भाग्य है, यहाँ पर चपड़ासी की भी अगर किसी को नौकरी करनी है तो वो भी कम से कम 5वीं पास तो होना ही चाहिए। लेकिन हमारे नेता है ना वो अंगूठा छाप भी चलते हैं, जो देश का प्रशासन, देश को चलाने वाले हो। तो इसमें देखो हमारे देखो जो नेता है, अगर वो अंगूठा छाप आ जाएगा, उसको न हिंदी बोलनी आएगी न इंग्लिश बोलनी आएगी, तो फिर वो बोलेगा कैसी। तो ये छूट दे दी गई संविधान द्वारा कि अगर किसी को हिंदी में बोलने में कठिनाई होती है या इंग्लिश बोलने में कठिनाई होती है ना, तो वो अपनी मातृभाषा का भी उपयोग कर सकता है। यानी कि जो मारवाड़ी है, पंजाबी है, कोई भी भाषा में है वो भाषण दे सकता है। तो संसद की भाषा कौन सी होगी, हिंदी, अंग्रेजी या अपनी मातृभाषा। तो देखो जो संसद का गठन है इसमें मैंने आपको बता दिए 5 पॉइंट। पहला योग्यता, उसके बाद में शपथ, संसद के सत्र, गणपूर्ति और संसद की भाषा, ठीक है। अब देखो आगे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यसभा का गठन। देखो इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो कल का वीडियो था उसमें मैंने आपको सारणी बनाई थी। सारणी में था लोकसभा का गठन,
राज्यसभा का गठन और संसद का गठन। लेकिन मैंने सोचा कि सारणी में कुछ बच्चे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको खुला खुला बता दिया जाए, एक बार अलग से बता दिया जाए। तो देखो, राज्यसभा का जो गठन है ना, वो होता है अनुच्छेद 80 के अनुसार। अनुच्छेद 80 में ये लिखा हुआ है कि भारतीय संसद में जो स्थायी सदन है वो होगा, जिसका नाम होगा राज्यसभा। अब इसकी योग्यता वही कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बस इसमें जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। ठीक है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष थी और इसके लिए कितनी है? 30 वर्ष। इसके बाद देखो, अगला जो हमारा इसमें बिंदु आता है वो है सदस्य संख्या। तो सदस्य संख्या क्या पढ़ रही है अपने? राज्यसभा। तो जैसे लोकसभा की 545 थी ना, वैसे ही राज्यसभा की होती है 245। लेकिन इसमें निर्वाचित जो सदस्य है ना, निर्वाचित सदस्य वो होते हैं 233 प्लस 12 सदस्य। ये कहां से आते हैं? निर्वाचित यानी कि चुने तो कितने जाते हैं? 233। कैसे चुने जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। और ये कहां से? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल आदि, मतलब जो ये जितने भी देखो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल, इन क्षेत्रों में इन सदस्यों का विशेष अनुभव होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना होगा, क्रिकेट का मशहूर खिलाड़ी है, राज्यसभा द्वारा चुना गया था खेल के क्षेत्र से। ठीक है। तो ये कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखते हैं, इसलिए इनको क्या है? राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। इनको मनोनयन का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, यानी कि इनका चुनाव नहीं होता। ठीक है ना। इसके बाद में है निर्वाचन। इसका देखो, निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन। अब देखो, निर्वाचन इनका कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। इनका जो निर्वाचन है वो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। जैसे राजस्थान के लिए राज्यसभा के 10 सदस्य चुन के जाते हैं। कितने सदस्य चुन के जाते हैं? 10। और राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें सदस्यों की संख्या है 200। कितनी? 200। ये 200 सदस्य हैं, वो उन 10 जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन करते हैं। कौन से सदस्य हैं ये? जिनको एमएलए बोलते हैं अपने, ठीक है, या विधायक बोलते हैं। 200 सदस्य हैं ये, विधानसभा सदस्य बोला जाता है आमतौर पर इनको। हर राज्य के विधानसभा के क्षेत्र अपने राज्य से राज्यसभा के लिए जो प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनका चुनाव करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अब देखो, इसमें जो निर्वाचन संबंधी है ना, कुछ नियमों में चेंज किया गया है। पहले क्या थे और अब क्या है? एक मिनट, पहले क्या थे नियम? पहले नियम ये था कि अगर राज्यसभा का कोई सदस्य है तो वो अपने ही राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि राजस्थान का जो व्यक्ति है वही क्या कर सकता है? राजस्थान में राज्यसभा का सदस्य बन के निकल सकता है राजस्थान से, यानी कि मूल निवासी यहाँ का होना चाहिए। इस चीज का निवारण कर दिया गया है। अब राजस्थान से किसी अन्य राज्य का व्यक्ति भी राज्यसभा का चुनाव लड़के और सांसद बन सकता है। तो पहला निवारण क्या किया गया कि राज्य के निवासी होने की जो शर्त थी उसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। दूसरी है खुली मतदान प्रणाली। क्या चीज है? खुली मतदान प्रणाली। पहले जो मतदान होता था ना वो गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता था, यानी कि किसी को पता नहीं होता था कौन किसको वोट दे रहा है। अब खुली मतदान प्रणाली है, सबको पता रहता है कि कौन किसको वोट दे रहा है। खुले गुप्त मतदान प्रणाली का क्या कर दिया गया है? त्याग कर दिया गया है। तो दूसरा इसमें यह संशोधन हुआ, ठीक है। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका जो निर्वाचन है वो कौन करवाता है?
कौन करवाता है? हमारे भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा के चुनाव भी यही करवाता है और राज्यसभा के भी। तो देखो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो इस संस्था के क्या करवाता है? चुनावें करवाता है। अब देखो अवधि, मेन चीज क्या है? अवधि। तो एक जनप्रतिनिधि अधिनियम है जो बना था 1951 में। जनप्रतिनिधि अधिनियम कब बना? 1951 में। इसके द्वारा राज्यसभा है उसके जो अवधि है वो कर दी गई 6 वर्ष निर्धारित, ठीक है ना। इसके जो सदस्य चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब देखो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 1951 में ये निर्धारित किया गया। कैसे चुने जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, निर्वाचन प्रणाली आपको बता दी। अब है पदाधिकारी। अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार एक तो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वो इसका सभापति होता है। राज्यसभा का क्या होता है? उपराष्ट्रपति, सभापति। ये लिखा गया है अनुच्छेद 64 और 89 में कि जो राज्यसभा उसका पदाधिकारी सभापति होगा, ठीक है ना। जो सभापति वो कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ये जिक्र कौन से में है? अनुच्छेद 64 और 89 में। एक होता है सभापति और एक उपसभापति। तो अनुच्छेद 64 और 89 में एक सभापति का जो पद है वो रखा गया और क्या लिखा गया उसमें कि सभापति होगा वो कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति होगा। दूसरा उपसभापति। उपसभापति कोई भी राज्यसभा का सदस्य वो हो सकता है। इसका जिक्र है अनुच्छेद 89 में, ठीक है। तो देखो ये हो गए इसके पदाधिकारी हो गए। अब देखो अपने जो इसमें मेन चीज है वो क्या है? 6 वर्ष की इसका जो कार्यकाल है वो होता है। और इसको स्थायी सदन क्यों कहते हैं? राज्यसभा है ना, उसको स्थायी सदन क्यों कहते हैं? ये भंग क्यों नहीं होता? इसके पीछे क्या चीज है वो आपको मैं बोर्ड पे अभी समझाता हूं। अब देखो ये जो राज्यसभा है स्थायी सदन कैसे है, ये विघटित कैसे नहीं होता? तो देखो आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं। इसके 1/3 जो सदस्य है ना वो प्रति 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसकी जगह दूसरे सदस्य आ जाते हैं। ऐसे मान लो कि हमारी जो क्लास है इसके अंदर 30 बच्चे हैं और इसको एक बार राज्यसभा मान लो 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 30। हर 2 वर्ष बाद निर्वाचन होता है मान लो। तो पहले मान लो 10 और 10 3 हिस्सों में बट गए। इसके बाद में अब मान लो आज है 2020 है, 2020, ठीक है। और ये निर्वाचित हुए 2022 में, ये 2024 में। टोटल संख्या होगी 30। अब देखो जैसे 2020 में इनका कार्यकाल पूरा हो गया, 2020 वाले 10 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया तो ये तो हट गए, ठीक है ना। इनकी जगह आ गए ये 10 2022 वाले, ठीक है। फिर इनका कार्यकाल पूरा हुआ, ये हट गए, इनकी जगह 2024 वाले आ गए। इसी प्रकार देखो आपको दोबारा से मैं बताता हूं, 10 जो बच्चे हैं वो बाहर निकल गए, उनकी जगह पर 10 नए आ गए। संख्या तो 30 की 30 ही रही ना, है ना। वैसे हमारे जो देखो इनको 3 भागों में बांट लिया जाता है। टोटल जो सदस्य हैं राज्यसभा के वो है 245, 12 का तो मनोनयन होता है, बचे 233। इन जो 233 बच्चे सॉरी जो ये बच रहे हैं ना 233 सदस्य है, इनको 3 भागों में बांट लिया जाता है। मान लो ये 233 वाला आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको सीधा सा उदाहरण देता हूं 90 का। ऐसे मान लो कि 200 सदस्य है नहीं, हमारे सदस्य कितने हैं? 90 हैं, ठीक है। 90 सदस्य हैं को 3 भागों में बांटो, 30 और 30। अब ऐसे मान लो 2 वर्ष बाद में इनका कार्यकाल पूरा होगा, ये गए और इनकी जगह पे दूसरे 30 का चुनाव हो गया, बच गए 60 होगी, वो बच गए 90 के 90 बच गए नए। फिर 2 वर्ष बाद में इनका कार्यकाल पूरा हुआ, ये नए आ गए। फिर 2 वर्ष बाद में इनका कार्यकाल पूरा हुआ, ये हट गए, इनकी जगह पर ये आ गए। फिर 2 वर्ष बाद में इनका कार्यकाल पूरा हुआ, ये हट गए और ये नए आ गए। इनकी 1/3 सदस्य हटते जा रहे हैं हर 2 वर्ष बाद में, और 1/3 सदस्य उनकी जगह पर नए आते जा रहे हैं। तो देखो जब तक इसका नंबर हटने का आएगा ना, ये हटेगा और इसकी जगह नया आएगा,
और इसका और इसका आके इसका दोबारा नंबर इसका आएगा, तब तक 6 वर्ष की अवधि हो जाएगी, यानी कि एक जो सदस्य है उसका कार्यकाल 6 वर्ष से हो जाएगा। अब इसको देखो, आपको एक छोटे से उदाहरण द्वारा और समझाता हूं, अभी तक समझ नहीं आया तो कैसे, वैसे तो समझ आ गया होगा। सन 1990 यहां लिख देते हैं, 1990 में और 1992 और 1994 30 सदस्य है, 30 सदस्य और 30 सदस्य है, ये मिटा देते हैं एक बार। तो इसमें देखो 1990 में क्या हुआ, 1990 में इसके जब 1994 में चुनाव हुए ना, तो ये 30 नए सदस्य आ गए। फिर 1996 में चुनाव हुए और इनका कार्यकाल पूरा हो गया, इनका कार्यकाल पूरा हो गया और यहां पर नए सदस्य 30 आ गए। ठीक है, 1996 वाले यहां से चले ना बने। फिर 2 वर्ष बाद दोबारा चुनाव हुए 1998 में। 1998 में चुनाव होते इनका कार्यकाल पूरा हो गया और यहां पर 1998 में नए आ गए। फिर चुनाव हुए सन 2000 में, 2000 में चुनाव होते 2 वर्ष बाद में, 2 वर्ष बाद चुनाव होते जा रहे हैं, इनका कार्यकाल पूरा हुआ, यहां पर अलग आ गए। अब जब 2002 में चुनाव होंगे तो इनको 6 वर्ष हो जाएंगे, इनको जाना पड़ेगा और इनकी जगह यहां आ जाएंगे। फिर जब 2004 में चुनाव होंगे तो यहां अलग 30 आ जाएंगे और 1998 वाले का कार्यकाल पूरा होता जाएगा। इसी प्रकार कार्यकाल पूरा होता जाता है 6 वर्ष से, और उसकी जगह पर 1/3 सदस्य नए आते जाते हैं। ये क्रम चलता रहता है, इसीलिए राज्यसभा वो पूर्ण रूप से कभी भी क्या नहीं होती, भंग नहीं होती। उसके 1/3 सदस्य तो जाते हैं और उनके बदले में 1/3 सदस्य वापस आ जाते हैं। लेकिन इसकी तुलना में लोकसभा में क्या होता है, जैसे 545 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है ना, लोकसभा का क्या हो गया, विघटन हो गया। 545 का 545 ये सारे गए, लोकसभा विघटित, सारी खाली। इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी सदन, ठीक है ना, यानी कि कभी भी विघटित हो सकता है, कोई विश्वास नहीं आज चल रही है कल हो जाए। लेकिन यह है स्थायी सदन, कभी भी विघटित नहीं होता, हमेशा चलता रहता है, क्योंकि इसमें सिस्टम बना हुआ है 2 वर्ष वाला। आई बात समझ में? तो देखो आज का जो ये हमारा टॉपिक था ना, जो मैंने संसद का गठन बताया इसमें, और साथ में आपको बताया राज्यसभा का गठन। अब अगले टॉपिक के लिए कल की क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।